नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सुर्खियों में है, जहां भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान जी के सामने कई दूसरे चेहरे भी अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी टिकट के दावेदारों की कमी नहीं है। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी ने ये कहा कि भाई आरएलडी के पास कैंडिडेट कौन है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे, तब से लगातार आरएलडी के कई नेता मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी राजनीतिक हस्ती जो कि गठबंधन के टिकट पर मुजफ्फरनगर से दावेदारी की कतार में शामिल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मेरठ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी मनीषा अहलावत जी। मनीषा अहलावत जी सरधना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह जी की बेटी हैं और राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है मनीषा जी, उसके बारे में भी थोड़ा बता दिए हमारे दर्शकों को। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी सरधना विधानसभा से 2007 से 12 में बसपा से विधायक रहे, चौधरी चंद्रवीर सिंह। तो मेरी प्रेरणा तो वही है और उनके कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि आप शायद तब पत्रकारिता में थे या नहीं, मुझे नहीं पता थे तो आपने कभी शायद मुझे देखा भी नहीं होगा। तो उनका काम करने का यही था, वो उसको एक नौकरी की तरह समझते थे और मैं भी यही समझती हूँ कि एक विधायक हो या सांसद हो, वो उनका समय जनता के लिए होना चाहिए। और जैसा उन्होंने हमेशा परिवार को अपने जैसे हम कभी भी अपनी नौकरी पे बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं, तो उन्होंने कभी हमें भी नहीं बुलाया और सिर्फ काम पे ध्यान दिया। तो आज भी लोग उन्हें उसी के लिए याद करते हैं और वैसे आज भी सक्रिय हैं, हालांकि चुनावी राजनीति में नहीं, लेकिन आप आज भी उनको अपने गांव में वो रहते हैं, फैसले करवाते हैं। और मुझे लगता है एक नेता का ये यही धर्म होता है। वो मैंने उनसे सीखा है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति बहुत सजग रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति चुनाव से या नेता बनने से नहीं होती है। राजनीति सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनने से होती है और एक अच्छा नागरिक वो है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। तो सबसे पहले एक नागरिक हम बने और मैं एक नागरिक के तौर पे हमेशा मैंने हर सरकार में सवाल उठाए हैं। और चाहे वो कांग्रेस की रही हो, तो मैं निर्भया आंदोलन में हो या कोई भी आंदोलन हो, शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन हो, मैं वहां पर गई और मैंने खुद देखा कि मुद्दा क्या है। हमने कभी ये नहीं सुनी सुनाई बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि टीवी पर दिखा रहे थे खालिस्तानी है, कम्युनिस्ट है, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो मैंने ये सीखा उसमें किसान आंदोलन में। और मैं गाजीपुर में फिर 2 दिन मैं खुद वहां पर रही और वहां पर एक लाइब्रेरी सेवा भी मैंने शुरू करी थी, किताबें ले जाकर। और जब मैंने देखा कि जो काफी किसान है, मेरे मौसी जी के लड़के वहां थे, मेरे मामा के लड़के वहां थे, मैंने कहा इनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, ये मेरे ही भाई यहाँ पर हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और एक कहते हैं ना, ठीक है आप एक नागरिक के तौर पर तो कुछ कर रहे थे, लेकिन बहुत मन हुआ कि इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं। कि इतना ऐसा आपने देखा था वहां कीलें लगाई गई थी, मैं वहां थी, पानी की बौछार की गई। किसान है थे ये, मतलब किसान है। आप सड़कें बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, हाईवे पे अनाज थोड़ी उगा लोगे, खाना तो फिर भी अनाज पड़ेगा। अनाज कहाँ उग रहा है? अनाज हमारे खेतों में हमारे किसान उगा रहे हैं। तो आज किसान की ये दुर्दशा जो हो रही है, इसके प्रति क्या पीड़ा नहीं है किसी के दिल में? तो वो पीड़ा मेरी मुझे राजनीति में लेकर आई। पिताजी तो मेरे 2007 में विधायक बन गए थे, हम नहीं कभी आए राजनीति में। लेकिन मुझे ये किसानों की हालत मुझसे नहीं देखी गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनकी आवाज बनना है।
और आप इन्हें अनपढ़ क्यों मानते हो? आज हर किसान के घर में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आपके पिताजी भी किसानी से रखते हैं। तो किसान पढ़ लिख गया है और सरकार नहीं समझ रही है। वो समझ रही है इनको यूं ही हम बेवकूफ बनाते रहेंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। आज किसान की आवाज हम बनकर आए हैं। मैं 9 साल अमेरिका में रही हूं, मैंने वहां से एमबीए करा है और सिटीजनशिप ले सकती थी, लेकिन वो छोड़कर मैं अपने देश में आई हूं। और दिल्ली में बहुत अच्छे फार्म हाउस में रह सकती हूँ, वो छोड़कर यहाँ आई हूँ। तो मुझे ये मत कहिए कि मैं बाहरी हूँ। राजनीति में आपका पहला कदम, पहला शायद विधानसभा चुनाव आपने अभी 2022 में लड़ा, कड़वा रहा आपके लिए? जी बिल्कुल कड़वा नहीं रहा। मैं हार को कड़वा नहीं मानती। मैं मानती हूँ हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं लड़ाई को भी जीत मानती हूँ। एक महिला को टिकट मिलना, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारी पार्टी को सीट कितनी मिली थी। उसमें से भी जयंत चौधरी जी ने एक रिस्क लिया, एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिला को टिकट देने का मन बनाया था। उन्होंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड, शहरी सीट में आपको दे रहा हूं, अर्बन सीट है। और यह भी बताया कि बहुत टफ सीट है, कि ये भाजपा की छपरौली है। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करा और मैंने एक चुनौती की तरह उसको लिया। जिस सीट पर हमारी पार्टी या कभी पहले कोई वो नहीं था, 4,000 मेरे ख्याल में उससे पहले कभी आए थे, हम 45,000 वोट लेकर आए। और आज अगर आप मेरठ कैंट में देखेंगे जाकर, तो भाजपा के बाद आरएलडी ही है। कांग्रेस बसपा सबको पछाड़ दिया हमने। ये 15 दिन के चुनाव में किया था। 27 में वो सीट ले लेंगे। कॉन्फिडेंट है? 100%। मैं यही कह रही हूं कि आप समझ रहे हैं कि किसानों का प्रतिनिधि करने वाले वही पुराने लोग हैं। अब वो प्रतिनिधित्व बदल गया है, वो आवाज बदल गई है और हम जैसे लोग अब किसानों के लिए खड़े हैं। और हमें बिल्कुल डर नहीं है, ना बुलडोजर का और किसी भी चीज का। और हम समझिए सर पे कफन बांध के मैं तो राजनीति में आई हूं, क्योंकि मुझे मेरा करियर मैं बना चुकी हूँ, मैं अपने बच्चे पाल चुकी हूँ, वो सब नौकरी पर हैं। तो मैं बिल्कुल फ्री होकर 100% यही काम करने आई हूँ। अच्छा, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन से ठीक 15 दिन पहले आपको कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया मेरठ की विधानसभा सीट से, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी जैसे लोकसभा चुनाव है 2024 का सामने, तो पार्टी को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कुछ समय रहते कर देनी चाहिए? ठीक इलेक्शन के टाइम पे आप कैंडिडेट घोषित करेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाती है कैंडिडेट के लिए। नहीं, मैं ये इससे बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि जितना जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तो उनके लिए आसानी रहती है, जनता के लिए आसानी रहती है कि वो भी जान सकें कि प्रत्याशी कौन कौन है, उनका आकलन कर सके और उनको चुन सके। लेकिन मुझे लगता है कि उस चुनाव में स्थिति अलग थी और इस चुनाव में उसी से सीख लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बिना ये जाने कि प्रत्याशी कौन है, गठबंधन की हर पार्टी तैयारी करे जमीन पर, और जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर हो उस दिन हम 100% तैयार हों चुनाव लड़ने के लिए। तो उम्मीद है इस बार समय रहते प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे गठबंधन के? अगर समय नहीं भी मिला तो तैयारी पूरी है, मैं ये बता रही हूँ आपको। क्योंकि 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन-कौन से मुद्दे प्रभावी हैं? किन मुद्दों के आधार पर जनता अपनी वोट देने जा रही है? एक तो राष्ट्रीय लोक दल में जयंत चौधरी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं महिलाओं को हमारी पार्टी में जोड़ूं। क्योंकि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने देखा है कि जयंत जी ने हर मौके पर ये पॉइंट आउट किया है कि महिलाएं आनी चाहिए आगे। आपने भी कुछ भाषणों में भी सुना होगा, वो उन्होंने बार-बार ये दोहराया है कि समय आ गया है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, चाहे उसके लिए पुरुषों को थोड़ा पीछे ही क्यों ना हटना पड़े। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और क्योंकि अब मुझे ही ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है, तो इस वजह से भी मैंने केवल मुज़फ्फरनगर ही नहीं, बिजनौर, मेरठ, बागपत
और अमरोहा, रामपुर तक भी हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम महिलाओं को पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और चुनाव से पहले हर बूथ पर हमारी महिला कार्यकर्ता भी हो। तो मैं इस मिशन के साथ ज़मीन पर उतरी हूँ और हमारी हर रोज़ महिलाओं की टीम बढ़ती जा रही है। और क्योंकि 24 में चुनाव भी हैं और हर पार्टी में प्रत्याशी देखे जाएँगे, जाँचे जाएँगे और फैसले तो नेता करेंगे हमारे, लेकिन जब तक हम ज़मीन पर तैयारी नहीं करेंगे, तो हम दावा भी कैसे कर पाएँगे और जीतेंगे भी कैसे? तो मैं तो ये मानती हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो कम से कम लड़ने की तो तैयारी करनी चाहिए और क्योंकि हम गठबंधन में हैं, तो मैं ये भी कहूँगी कि मेरी तैयारी ये रहेगी कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और गठबंधन के शीर्ष नेता जिसको भी यहाँ लड़ने का मौका देंगे, चाहे मुज़फ्फरनगर हो, मेरठ हो या बागपत हो या बिजनौर हो या और भी मथुरा, तमाम सीटें ऐसी हैं। तो हमारी टीम और मेरी टीम, महिलाओं की टीम, हर उस प्रत्याशी को पूरे दमखम के साथ लड़वाएगी। लोकसभा चुनाव में मेरा आपसे सवाल था कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार आपको लग रहा है कि लोग अपनी वोट देने जा रहे हैं? और चूंकि आप महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए कौन-कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावी होंगे? देखिए महिलाओं के महिलाओं को ये समझा जाता है कि वोट की राजनीति तो महिलाओं के साथ बहुत हो रही है। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि तमाम योजनाएँ महिलाओं को रिझाने के लिए लाई जाती हैं और भर-भर के वोट लिया जाता है महिलाओं से उन योजनाओं के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर। लेकिन महिलाओं की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा तो नहीं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो कम हो गए हैं। आप अगर हमारे एनसीआरबी के ही आंकड़े देखें तो वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और हाथरस जैसी घटनाएँ एक घटना हुई थी दिल्ली में निर्भया की, मुझे लगता है उसने सरकार हिला दी थी। लेकिन आज ये बहुत जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है मतलब कि ऐसी खबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ना ही मीडिया उसको दिखाता है, ना ही उसके ऊपर इतना आक्रोश है और ना ही कोई आंदोलन हो रहा है। तो एक ये हमारे देश का एक सामाजिक जो चरित्र है, वो बदल गया है। तो ये बहुत खतरे की बात है, तो खासकर महिलाओं के लिए और जो योजनाएँ हैं, वो धरातल पर बिल्कुल फ़ेल हो चुकी हैं। क्योंकि हम तो महिलाओं में ही जा रहे हैं और बहुत प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जा रहे हैं क्योंकि बात सुनना पहले मतलब मन की बात बताने से पहले सुननी ज़रूरी है। तो महिलाओं की जब हम बातें सुनते हैं, तो अम, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की है महँगाई की, कि वो रसोई में जो खर्चा हो रहा है, सबसे पहले मुझे लगता है माताएँ और बहनें आपके अखबारों में आपको खबर बाद में पहुँचती है, उन्हें पहले पता लग जाती है। तो बड़ा कठिन हो रहा है, बच्चों को भरपेट खिलाना और हम कुछ घरों की बातें सुन के हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत देश में सब कुछ अच्छा है। ये बातें मुझे महिलाओं से पता लगती हैं। सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम आप ले लीजिए। आपने सिलेंडर फ्री में दे दिया, पर उसे भरवाने के लिए तो पैसे नहीं है उनके पास। अब वापस से लकड़ी और उपले पे महिलाएँ जा चुकी हैं। मतलब यहाँ तक कहती हैं कि हम तो गौ से पाथने भूल गए थे। अब मोदी जी ने वापस सिखा दिया हमें। ठीक है? तो ये बातें सुनने को मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं ये स्कीमें, योजनाएँ सिर्फ़ मैं फिर से वही शब्द बोलूँगी जुमला साबित हो रही हैं। आपने पोस्टर बहुत लगा लिए, हर पोस्टर में आप देखेंगे मोदी जी और योगी जी के साथ एक महिला का पोस्टर है। तीसरा अगर कोई फ़ोटो है तो महिला का है। तो महिला को एक वोट बैंक की तरह बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम स्कीमें उनके नाम पे लॉन्च की जा रही हैं पर उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। आपकी समूह सखी हैं, सवा करोड़ आप कह रहे हैं आपने जोड़ दी हैं, लेकिन वो सवा करोड़ को आज काम तो पूरा लिया जा रहा है उनसे, पर उनको कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। 12-12 घंटे काम कर रही हैं, महिलाएँ बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है कुछ भी। तो ये सारी समस्याएँ हैं महिलाओं की। अच्छा, आपकी पृष्ठभूमि किसान परिवार से है,
तो किसान परिवारों से जुड़े मुद्दे, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में कितने प्रभावी होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे गन्ना किसानों का है। तो गन्ने का जो भाव है अभी तक सरकार ने खोला नहीं है। आप देखिए 350 से भी कम मिल रहा है और बराबर में हरियाणा है, वहाँ 400 पहुँच गया है। तो ये भी किसान पूछ रहे हैं कि भई जब वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ अगर आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आधा सीज़न मतलब निकलता जा रहा है और गन्ने का भाव वहीं का वहीं है। दूसरा पेमेंट टाइम पर नहीं होती है। बड़ी-बड़ी शुगर मिल हैं जिनके आप स्टॉक्स देखेंगे मार्केट में तो आसमान छू रहे हैं क्योंकि वो बहुत प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। जब प्रॉफ़िट कमा रहे हैं तो आप किसानों का क्यों हक मार रहे हैं? किसानों के कई 100 करोड़ दबाकर ये शुगर मिल के मालिक प्रॉफ़िट दिखा रहे हैं और शेयर मार्केट में और पैसा कमा रहे हैं। तो ये बातें अब हमारा युवा पढ़ लिख गया है। वो सुन रहा है और सीख रहा है और बता भी रहा है, समझ रहा है। ये इनको नाम तक पता है। देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि ये युवा और किसान यहाँ से उठ के मिल मालिकों के घरों पे धरने देंगे। तब सरकार मानेगी क्या? कानून बना हुआ है। 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो एफआईआर होगी। किसी पे हुई क्या एफआईआर? किसान धरने पे बैठते हैं तो आप कहते हैं कहीं भी धरना 100 लोग मिलके कहीं भी बैठ जाते हैं। तो एक किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। ये तो सिर्फ गन्ने की बात कह रही हूँ मैं। जहाँ पे ना बीच में आड़ती है ना कोई, ये सब डिजिटल हो रहा है। एक मिनट में पर्ची आती है। मैं भी गन्ना किसान हूँ। 1 मिनट में पर्ची आती है। डलते ही पैसा आपके पास आना चाहिए पर नहीं आता है। तो ये इतना डिजिटल इंडिया का आपने करा। आप किसानों को मैं किसानों को जानती हूँ वो नहीं चला सकते फ़ोन। तो आपने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, उनके लिए बाधाएँ तो तमाम उत्पन्न कर दी, लेकिन पेमेंट तो फिर भी नहीं आ रहा ना टाइम पे। ये सब डिजिटाइज़ेशन का तो एक फ़ायदा ये होना चाहिए था कि पेमेंट जल्दी आ जाए। लेकिन लेने में तो बहुत फुर्ती है और देने में महीनों, सालों लग जाते हैं। तो इसमें किसान का पक्ष कौन न रख रहा है आज इस सरकार में? तो ये कमी है। किसानों के तो ये मुद्दे हैं कि उनका पक्ष रखने वाला कोई बचा नहीं भाजपा सरकार में। अच्छा, आप चूँकि राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जयंत जी के बाद में जो पार्टी में नेता हैं, उनमें आपकी गिनती आती है प्रमुख नेताओं में। तो आरएलडी की इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है? और गठबंधन में ऐसी कौन-कौन सी सीटें हैं जिन पे आरएलडी अपना मजबूत दावा कर रही है वेस्ट यूपी में? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा नेता बिल्कुल नहीं मानती। बहुत कुछ सीखना है, बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। अ, तो राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अपना प्रभाव बढ़ा रही है किसान आंदोलन के बाद से और कम से कम 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमारी पार्टी बहुत मज़बूत है और जो भी फैसला होगा गठबंधन में, अगर हमें मिलती है, तो हम मजबूती से लड़ेंगे और गठबंधन में किसी और पार्टी को मिलती है, तो उन्हें लड़वाएँगे। सीटें कितनी हैं जिन पे आरएलडी की अपनी तैयारी है? ठीक है, गठबंधन में मान लो कितनी सीटें मिलती हैं और नहीं मिलती, वो तो बाद का विषय है, लेकिन आरएलडी की अपनी तैयारी कितनी है लोकसभा सीटों पे? देखिए कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं और वो सभी जानते हैं नाम तो ऐसे मुझे भी मैं गिना सकती हूँ इसमें मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, बिजनौर है, मथुरा है, अमरोहा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, नगीना है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। आगरा है, फतेहपुर सीकरी है। तो इन तमाम सीटों पे मुझे लगता है कि हमारी पार्टी मजबूत है और दावा भी करेंगे वो तो सब पार्टी करेंगी। लेकिन ये फैसले आज 19 तारीख है, आज भी मीटिंग है ना इंडिया गठबंधन की तो कुछ ना कुछ फैसला, कुछ फ़ॉर्मूला निकल के आएगा, उसके जैसे हमें बोला जाएगा हम लेकिन ज़मीन पर तैयारी करेंगे। अच्छा, बड़ी चर्चाएँ चल रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से कि मनीषा अहलावत भी इस बार दावेदारी कर रही हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पे। कितनी सच्चाई इन खबरों में है? और थोड़ा-सा चूँकि आप एक मुद्दा ये भी बन रहा है कि शायद बने कि मनीषा अहलावत तो बाहरी कैंडिडेट हैं, शायद आपको इन चीज़ों को भी फेस करना पड़े पार्टी के अंदर भी या गठबंधन के अंदर भी और शायद चुनाव में अगर आप उतरती हैं तब भी। देखिए, मैं बाहरी आप किस हिसाब से मुझे कह रहे हैं, मैं दौराला की बेटी हूँ। दौराला गाँव सरधना में है, सरधना मुज़फ्फरनगर लोकसभा में आता है और
मीरापुर में मेरा खेती है। मैं खुद किसान हूँ, 5 साल से कोविड से पहले मैं खुद ही खेतों में मैंने काम करवाया है, जैविक खेती मैंने कराई है। तो अगर आप जिला देखेंगे तो मैं जिले में भी हूँ और आप लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में हूँ। तो किस हिसाब से मैं बाहरी हूँ मुझे नहीं पता। और बाकी सब नेता भी बाहर ही रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। मैं तो फिर भी क्षेत्र में हूँ, हर तरह दोनों तरफ से घेर रखा है मैंने तो, मीरापुर और सरदना। तो बाहरी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुजफ्फरनगर को अपना मानती हूँ, यहाँ की जनता को अपना मानती हूँ। आपके सभी मुद्दे मैं बारीकी से समझती हूँ, चाहे वो महिला हो, युवा हो या किसान हो। दावेदारी पक्की है यहाँ से मनीषा अहलावत जी की। देखिए अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो दावेदारी भी नहीं कर पाएँगे। तो मैं समझती हूँ कि आज हर पार्टी में गठबंधन की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये अधिकार है और उन्हें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि तैयारी करेंगे तभी वो चुनाव भी लड़ पाएँगे। और मौका किसे मिलेगा, ये अभी मैंने बोला ये तो हमारे शीर्ष नेताओं का निर्णय होगा। लेकिन मैं दावा नहीं, पर ये वादा करती हूँ कि जो भी यहाँ से लड़ेंगे, उसको मैं पूरी मज़बूती से लड़वाऊँगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में संजीव बालियान जी भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी है, सेंटर में मिनिस्टर है और जनता के बीच में उनकी उपस्थिति, उनके वो अपने जनता के बीच अपनी उपस्थिति और अपने काम को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि वो इस बार चुनाव में जाने वाले हैं। तो संजीव बालियान की ये चुनौती चुनाव में आपको कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए वो तो 2 योजना से यहाँ पर सांसद हैं, तो उनका ज़रूर मज़बूत है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत कद्दावर नेता हैं भाजपा के। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पे वो मेरे ख़्याल में यहाँ की जनता का पक्ष अपने पार्टी में सरकार में नहीं रख पाए। जैसे कि किसानों का मुद्दा है। मैं कहूँगी 10 साल तो काफ़ी लंबा एक समय होता है। तो उसमें कि अब गन्ने का रेट हम कितना बढ़वा पाएँ या ये क्षेत्र है और जो जनता का क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होता है, तो वो चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनकी इतनी एक पावर कह लीजिए या उनका एक फर्ज भी बनता है और अधिकार भी होता है कि वो संसद में या विधानसभा में अपने जनता का पक्ष रखें। इसीलिए चुन के भेजा जाता है, अपनी आवाज़ बना के जनता आपको भेजती है। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद वो पूरा पक्ष नहीं रख पाए हैं और इसीलिए और हमें क्यों लगता है क्योंकि हमने जनता से सुना है ये और इसीलिए हम विपक्ष में हैं। अगर हम एक ही बात रखेंगे तो हम तो विपक्ष में कैसे रहेंगे? तो अगर वो अग्निवीर का विरोध करें खुलकर, अगर वो किसानों के पक्ष में आएँ खुलकर और बोलें अपनी सरकार से, माँग करें ये कि माँग क्या वो तो खुद करवा सकते हैं, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो 2013-14 से चल रहे हैं, जैसे जाटों के आरक्षण का भी मुद्दा है, इस पे भी उन्होंने काफ़ी वादे यहाँ की जनता से किए थे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो 10 साल हो गए, मुझे लगता है उनकी पार्टी ने या किसी मजबूरीवश वो नहीं कर पाए। तो हो सकता है अब किसी और को मौका दें और किसी और पार्टी को मौका मिले, तो वो जनता के जो माँगे हैं, वो पूरी हो पाएँगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी भी मजबूत दावा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ से हैं, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक दावा कर चुके हैं कि भाई संजीव बालियान जी को सुबह 8 बजे चुनाव हरा देंगे। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है इस लोकसभा सीट को लेकर, मुजफ्फरनगर हॉट सीट बनी हुई है पूरे वेस्ट यूपी में, उस रस्साकसी को आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, बिल्कुल रस्साकशी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि हर पार्टी के जो मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको दावा करना चाहिए और जब तक तैयारी नहीं करेंगे, अगर माननीय हरिंदर मलिक जी, मेरे बड़े हैं वो, अगर वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, तो वो ना खुद लड़वा पाएँगे, ना किसी और को लड़वा पाएँगे।
तो ये तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं और उसी कड़ी में मैं भी हूँ और भी हैं। हर पार्टी में कोई ना कोई है जो मेहनत कर रहा है और करना भी चाहिए कि इसीलिए तो हम राजनीति में हैं। अगर हम ज़मीन पे काम नहीं करेंगे, तो हम लड़ भी कैसे पाएँगे? और मैं तो कह रही हूँ मैं दावा क्या मैं वादा कर रही हूँ कि जो भी जिसे भी टिकट मिलेगा, मैं तो उन्हें ही लड़वा दूँगी। तो ये थी मनीषा अहलावत जी। मेरठ की ऐसी विधानसभा सीट से इन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। वो खुद कह रही हैं कि जयंत चौधरी ने कहा कि ये मेरे भाजपा की छपरोली है। वहां इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अब दावा इनका मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है। निश्चित तौर पर शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कुछ नेताओं की, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, आरएलडी के हो, धड़कनें तेज होने वाली हैं। फैसला जयंत चौधरी करेंगे, लेकिन मनीषा अहलावत कह रही हैं कि संगठन को वो मजबूत कर रही हैं और इस बार लोकसभा का जब चुनाव होगा तो हर बूथ पे आरएलडी की महिला कार्यकर्ता भी चुनाव जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी।